और फिर हम साहिल पर पहुंच गए। यहाँ का काम बखूबी जारी था। जगह जगह लाशें पड़ी हुई थी। इनमें ज्यादातर जरदरू लोग थे। चंद मकामी भी थे। किनारे पर लूट का सामान ढेर था। वो भी था जिसकी जरूरत हमें थी। लेकिन जंग होती है। किनारे से जहाज के दरमियान सफर करने वाली किश्ती तेजी से अपना सफर कर रही थी। इस बार वो किनारे पर आई तो मैं भी वापस इसमें सवार हो गया। शुमाना भी मेरे साथ थी। जहाज पर से सामान खींचा जाने लगा। मैं इस तरफ मुतवज्जा ना हुआ बल्कि शुमाना को लेकर ऊपर पहुंच गया और फिर असलहे के ढेर से मैं एक वजनी खांडा उठा लाया। शुमाना ने एक तलवार पसंद की थी। चलो, उसने कहा और मैंने उसकी कमर में हाथ डाल दिया। तुम नहीं शुमाना, मैंने कहा। क्या मतलब है? तुम ये क्यों भूल रही हो कि तुम मेरी औरत हो? लेकिन यह बात भी तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि मर्द की मौजूदगी में औरत की जंग मर्द के लिए तकलीफ तो होती है। और सबूता, क्या मैं सिर्फ औरत हूं? क्या मैं दूसरी औरतों से मुख्तलिफ नहीं हूं? शुमाना ने प्यार भर लहजा में कहा। यकीनन हो, लेकिन तुम्हारा मर्द तुम्हारे सामने है। मैं तस्लीम करती हूं। तो खामोशी से खड़ी होकर अपने मर्द की जंग देखो। ठीक है, शुमाना ने मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा और फिर मैं जहाज से नीचे उतर गया। काली किश्ती रवाना होने के लिए तैयार थी। मैं इस पर सवार हो गया और थोड़ी देर के बाद किश्ती किनारे पर पहुंच गई। लेकिन फिर मैंने किसी कदर बदले हुए मनासर देखे। जंग जो चारों तरफ फैली हुई थी अब सिमटने लगी थी। या तो बेशक के आदमी अपना काम मुकम्मल करने के बाद पसपाई इख्तियार कर रहे थे या फिर सूरत-ए-हाल बदलने लगी थी। मैं तेजी से आगे बढ़ा तब मुझे दूसरी सूरत-ए-हाल का एहसास हुआ। मैंने देखा जरदरुओं का जबरदस्त दबाव पड़ रहा था। वह बहुत बड़ी तादाद में तैयार होकर आ गए थे और बेशक के आदमियों से नहायत दलेरी से जंग कर रहे थे। बेशक ने अक्लमंदी ये की थी कि अपने बिखरे हुए आदमियों को समेट लिया था और बाकायदा सफ बनाकर जंग कर रहा था। इस तरीके ने अभी तक उसे बचाए रखा था, वरना अगर उसके आदमी बिखरे हुए होते तो अब तक इनका सफाया हो गया होता। बेशक के आदमी बिलाशुबा बेहद दलेरी से लड़ रहे थे, लेकिन एक का मुकाबला 10 से था। कहाँ कत्ल करते। थकन उनके अंदाज से नुमाया थी और मैं सूरत-ए-हाल बदलने पहुंच गया। मैंने बेशक की सफ चीर दी और मेरा खांडा तेजी से गर्दिश करने लगा। खुद सताई है प्रोफेसर, लेकिन मैं खुद को बजा तौर पर हालात बदलने वाला कह सकता हूँ। खांडे की लंबाई में इंसान साफ होने लगे। पहली बार उन्होंने मौत की ये शक्ल देखी थी। मैंने चंद लम्हात में एक गहरा खला पैदा कर दिया। इस वक्त तो इज्तिमाई तौर पर कत्लो गारत केरी करना पड़ी थी ताकि बेशक के लोगों को संभलने का मौका मिल जाए। जंग में एक नुमाया तब्दीली ये हुई थी कि लोगों ने खांडे की तबाहकारी देखना शुरू कर दी थी और वो इस काट को देख रहे थे और शशतर थे। इन्हें यह एहसास भी नहीं रहा था कि खांडा अब इन तक पहुंचने वाला है। देखने वाले तो सिर्फ ये देख रहे थे कि चौड़ा खांडा उठता है और खून ही खून उबल पड़ता है। जिस्म 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। कोई दरमियान से कटता है। किसी को सिर्फ झपट लगती है, लेकिन वो भी खड़ा नहीं हो सकता और जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। बात सिर्फ इन्हीं लोगों की नहीं थी, बल्कि बेशक के साथी भी जंग भूल गए थे। वो भी मुतहय्यराना निगाहों से मुझे देख रहे थे। बिलाशुबा मैं देर से पहुंचा था, लेकिन मैंने अपने हिस्से का काम चंद लम्हात में ही अंजाम दे लिया था। मरने वालों को बहुत देर के बाद एहसास हुआ कि सूरत-ए-हाल क्या बनी है और फिर मैंने देखा कि जरदरू बहुत बुरी तरह पलट कर भागे हैं। उनके ज़हनों पर खौफ मुसल्लत हो गया था। उनके भागने से बेशक को भी एहसास हुआ और एक बार फिर उनके हाथ चलने लगे, लेकिन मैंने इन्हें आवाज़ देकर रोक लिया। बेशक मेरा ख्याल है हमारा इंतकाम पूरा हो चुका है। आप फौरी तौर पर वापसी की तैयारियां करो। और हाँ, क्या तुम्हारे कुछ साथी जजीरे के दरमियान रह गए हैं? नहीं सबूता, वो जो रह गए हैं अब इस काबिल नहीं हैं कि उनके बारे में सोचा जाए। गोया वो कत्ल हो चुके हैं या जख्मी हैं। सबूता, अगर वो जख्मी होते तो मैंने वहां न छोड़ता। वो मर चुके हैं। और ठीक है, अब वापसी का सफर तय करो। मैंने हुक्म दिया और उन्होंने बिला चूचरा मेरा हुक्म मान लिया। वो तेजी से वापस पलटे। भागने वालों में हिम्मत नहीं थी कि इन पलटने वालों पर हमला आवर होने की कोशिश करते। वो तो अपनी जिंदगियां बचा बचा कर उस तरह भागे थे कि उन्हें पलट करना देखना पड़े। तब हमारी किश्तियां तेज रफ्तारी से जहाज की तरफ चल पड़ी। हम फाते की हैसियत से वापस आए थे, लेकिन मसलहत का तकाजा यही था कि अब यहाँ रुक कर इन लोगों के मजीद संभलने का इंतजार न किया जाए। वैसे भी हम पूरी तरह तैयार थे कि अगर वो अपने जहाज़ों को लेकर हम पर हमला करने की कोशिश करें तो हम उनसे बाकायदा जंग करें। लेकिन ये बात अभी किसी को भी मालूम न थी कि तारिस मर चुका है और किन हालात में मरा है। इसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर तारिस जिंदा होता तो इस बात की तवक्का की जा सकती थी कि वो हमारा ताक़ुब करता और अपनी इस शिकस्त पर झल्लाकर हर वो मुमकिन कोशिश करता जिससे हमारा जहाज तबाह किया जा सके और हमें शिकस्त दी जा सके। लेकिन ये बात तो अभी तारिस के आदमियों को भी मालूम न थी, लेकिन उम्मीद थी कि बहुत जल्द मालूम हो जाएगी। इस वक्त जब वो तारिस से अहकामात लेने के लिए पहुंचेंगे और तारिस की गर्दन और जिस्म में इन्हें काफी फासला नजर आएगा। इसके बाद इन्हें अहकाम देने वाला कोई है या नहीं,
यह बात मुझे भी मालूम न थी। बहरसूरत कमंदे डालकर हम जहाज पर चढ़ गए और फिर जहाज के बाद बांध चढ़ाए जाने लगे। हमारी इंतहाई कोशिश थी कि अपना जायजा लेने से पहले जहाज को किनारे से दूर ले जाएं और बिशक और उसके साथ ही इस काम में मसरूफ हो गए। इन्होंने अपने जख्मियों पर भी कोई तवज्जो नहीं दी थी। शुमाना ने पुरजोश अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया था। फिर वो मुतहय्यराना अंदाज में बोली, आओ सबूता, मैंने तुम्हें जंग करते देखा था सबूता, तुम्हारे बाजू हैं या? वो खामोश होगी। मैंने दिलचस्प निगाहों से उसे देखते हुए उसकी कमर में हाथ डाल दिए और आहिस्ता से कहा, आओ शुमाना, आराम करें, रात काफी गुजर चुकी है। सबूता, तुम कितने अनोखे हो, कितने अजीब हो, उसने आहिस्ता से कहा। क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम्हारे जिस्म पर कोई जख्म नहीं है? नहीं, इन लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि ये मेरे बदन को जख्मी कर सके, मैंने जवाब दिया और शुमाना की कमर में हाथ डालकर आगे बढ़ गया। शुमाना को लेकर मैं अपनी ख्वाबगाह में पहुंच गया। रास्ते में मैंने जहाज के एक मल्लाह को रोक कर कहा था, अगर बेशक या कोई और इस वक्त मेरे पास आने की कोशिश करे तो उसे मना कर देना, मैं अब आराम करूंगा, लेकिन अगर तारिस के जहाज हमला आवर हों तो फिर तकल्लुफ ना किया जाए और जो ही वो समंदर में नजर आए मुझे इतला थी जाए। मेरी हदायत को इस शख्स ने ज़हन नशीन किया और आगे बढ़ गया। शुमाना ने ख्वाबगाह के चिराग रोशन कर दिए। मेरे बदन पर मरने वालों के खून के छींटे जम गए थे। शुमाना इस बात से मुस्तरिब थी कि क्या वाकई मेरे बदन पर कोई जख्म नहीं है, क्या इस खून में मेरा खून तो शामिल नहीं है। चुनाचे तन्हाई में पहुंचते ही वो मुस्तरिबाना अंदाज में बोली, सबूता, तुमने जो कुछ किया है इस पर हैरानी का इजहार तो बाद में किया जाएगा, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे जिस्म पर कितने जख्म आए हैं। मुझे बताओ सबूता, इन जख्मों के लिए मैं क्या करूं, इनको ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? ओह, मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तो मेरे जख्मों के लिए मुस्तरिब हो शुमाना? मैंने पूछा। यह बात पूछते क्यों हो सबूता? मेरी जिंदगी में अब तेरे सिवा है क्या? अगर मैं तेरे लिए परेशान न हूं तो क्या करूंगी? तब फिर परेशानी अपने ज़हन से झटक तो शुमाना, मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्या मैं तुम्हें ठीक नजर नहीं आ रहा? वो सब तो ठीक है सबूता, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो, मैं समझती हूँ कि तुम अपनी तकलीफ पर कादिर हो सकते हो। अच्छा, अब तुम परेशान न हो, लेकिन ठहरो, मैं अपने बदन से ये खून साफ कर लूँ। यूं भी मैं इससे उकता रहा हूँ और फिर तुम मेरी औरत हो, ये बात मैं कैसे पसंद करूंगा कि अजनबी लोगों का खून तेरे बदन से मस हो। तुम वाकई बिल्कुल ठीक हो ना सबूता? शुमाना ने किसी कदर शौकी के अंदाज में कहा। हाँ शुमाना, इसमें झूठ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। लेकिन शुमाना बहुत मोहतात थी। उसने खुद ही मुझे टटोल टटोल कर देखने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता मेरा सारा लिबास मेरे बदन से जुदा कर दिया। फिर उसने बारीक कपड़े से मेरे बदन का खून साफ किया। खून आलूद लिबास उतर गया था। अंदर का लिबास साफ था, जो हिस्से खुले हुए थे और जिन पर खून जमा हुआ था। शुमाना ने एक कपड़ा गीला करने के बाद उससे मेरे जिस्म को साफ कर दिया और फिर मेरी बात की तस्दीक करने के बाद वो खुशी से सरशार होकर बेसाख्ता मुझसे लिपट गई। हो सबूता, तुम कितने अनोखे हो, सचमुच तुम कितने अजीब हो। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। उसने मेरे बदन के न जाने कितने बोसे ले डाले और फिर मैंने उसे अपने बाजू में उठा लिया और आराम की जगह पर लिटा दिया। मैं उसके नजदीक ही बैठकर उस पर झुक गया था। सख्त मेहनत और मुशक्कत के बाद शुमाना का हसीन तरीन कुर्ब सारी तकलीफ को खत्म कर दिया करता था। इस वक्त भी मैंने शुमाना के हसीन और गुदाज जिस्म से अपनी तकन दूर की थी। इस वक्त मैं सरूर की उन बुलंदियों पर था जहाँ पहुंचने के बाद आम इंसान की सारी सलाहियतें खत्म हो जाती हैं। शुमाना भी मेरी सेहत का, मेरी जिंदगी की खुशी का जश्न मना रही थी। शुमाना का भरपूर ताउन मेरे अंदर आग लगा रहा था। मैं उसके ताउन का जवाब दे रहा था, इतने भरपूर तरीके से जिसका इजहार शुमाना के चेहरे पर रेंगते हुए जज्बात के तूफान से हो रहा था। शुमाना मेरी भरपूर साथी, जिसके साथ लम्हात के गुजरने का कोई एहसास नहीं होता था। सारा वक्त गुजर गया और सुबह नजदीक आ गई। जल्दी शुमाना गहरी नींद सो गई थी। मैंने भी आंखें बंद कर ली थी। बेशक और उसके साथियों ने हमारे आराम में मुदाखलत की कोई कोशिश नहीं की थी। वो तो अभी तक हैरत का शिकार होंगे और मुझे यकीन था कि अब इनकी मजाल नहीं है कि वो मेरे नजदीक आए या मेरी किसी बात पर एतराज कर सकें। बेशक को मैंने अपनी जात से पूरी तरह मुतमईन कर दिया था। शुमाना को सोता छोड़कर मैं उठ गया। जाहिर है मेरी जात पर रात का खुमार किसी भी हैसियत से नजरअंदाज नहीं हो सकता था। मैं तो दूसरी ही नौयत का इंसान था। जाहिर है मेरी जात पर रात का खुमार किसी भी हैसियत से असरअंदाज नहीं हो सकता था। मैं तो दूसरी नौयत का इंसान था। अलबत्ता शुमाना के बारे में मुझे यकीन था कि वो दिन चढ़े तक सोएगी, इसलिए कि वो आम लड़की थी, लेकिन मैं आम इंसानों से मुख्तलिफ था। प्रोफेसर, औरत का कुर्ब मेरे जिस्म में आग जरूर लगाता है, लेकिन मेरी आग को खत्म नहीं कर सकता। नए लिबास का इंतजाम कर लिया गया था, तो मैंने लिबास पहना और कैबिन से बाहर निकल आया। जहाज की जिंदगी मामूल पर आ चुकी थी। असलिया खाने में पहुंचा दिया गया था और बेशक सरगर्मी से अपने मल्लाहों को हदायत जारी कर रहा था। सफर में किसी हद तक तेजी आ गई थी। मेरे करीब मौजूद लोगों ने मुझे देखा और इनके चेहरों पर अकीदत के असरात फैल गए। वो इस अंदाज में साकत और चामद हो गए थे जैसे अब मेरी हकीकत समझ चुकी हूँ। तब मैंने उनमें से एक को इशारा किया और वो दौड़ता हुआ मेरे नजदीक पहुंच गया। बेशक कहाँ है? मस्तोल के पास है जनाब। मस्तोल के पास? मैंने कहा हाँ जनाब। क्या मैं इन्हें इतला कर दूं? नहीं, मैं वहीं जा रहा हूँ।
मैंने जवाब दिया और बिशक की तरफ चल पड़ा। बिशक अपने फराइज अंजाम दे रहा था। लोगों के चेहरों पर तब्दीलियां पाकर उसने पलट कर देखा और मुझे देखकर उसके होंठों पर पुरतपाक मुस्कुराहट फैल गई। हाँ सबूता, अजीम सबूता, तुझे अजीम न कहना, तेरी अनोखी कुव्वतों का एतराफ न करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैंने हैरानी की रात गुजारी है और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि तेरी खिदमत में पेश होकर अपनी ये उलझन रफा करूं। हाँ क्या तूने सुबह का नाश्ता किया? नहीं बेशक। क्या तुमने नाश्ता कर लिया? नहीं, मैंने भी नहीं किया सबूता। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं तेरे साथ नाश्ता करूं। बिशक ने आइजाना अंदाज में कहा, ठीक है बिशक, तुम नाश्ता मंगवाओ, मैं नाश्ता करना चाहता हूं। मैंने जवाब दिया और थोड़ी देर के बाद हम बिशक की निशिस्तगाह में उम्दा खाने से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। बिशक भी मेरा शरीक था। हम दोनों नाश्ता कर रहे थे। शुमाना के बारे में उसने पूछा तो मैंने बता दिया कि वो चूंकि देर से सोई है इसलिए देर से जागेगी। हाँ, एक खादिम उसकी आरामगाह के करीब मुतय्यन कर दिया जाए ताकि जब वो उठे तो हमें इतला दी जा सके। बिशक ने मेरी हदायत पर अमल किया था। नाश्ते के दौरान शायद वो एहतरामन खामोश रहा था। हाँ, जब वो नाश्ता खत्म कर चुका तो उसने इसी दस्तबस्ता अंदाज में कहा, मुझे अपने बारे में नहीं बताओगे सबूता? अपने बारे में क्या बताओ बिशक? अजीम सबूता, मैं ये चाहता हूं कि तू जो कुछ है इसे छुपाने की कोशिश न कर। तू जानता है बिशक के ज़ेवदास ने मुझे एक खास काम से शिकाया भेजा है। यकीनन ये बात मुझे मालूम है सबूता, लेकिन मैं अपने तौर पर तुझसे पूछ रहा हूँ सबूता, तू ये सोच तेरी ये पूरी इसरार कुव्वत क्या है जिसने संगी दीवारें तोड़ डाली? क्या वो ये काम इंसान का कारनामा था? नहीं सबूता, तूने उस वक्त दुश्मन को शिकस्त दी जब बेशुमार आदमी हजीमत उठाकर भाग रहे थे। हाँ सबूता, तो उस वक्त तनहा था। तनहा तेरी जात थी जिसने हमें सहारा दिया, वरना हमारा ख्याल था कि हम जहाज पर पहुंचते पहुंचते आधे भी ना रहेंगे। जरदरू जिस तरह मुसल्लाह होकर हम पर हमला आवर हुए थे, इससे अंदाजा होता था कि वह हर वक्त चाको चुबंद रहने के आदी हैं और बिलाशुबा जंगजुआना महारत में कामिल। लेकिन वो खांडे को नहीं जानते थे जिसकी साख्त अजीबो गरीब है। हाँ सबूता, वो खांडा जो तेरे हाथ में होता है, अजीब सा हथियार जिसकी हवा भी किसी बदन पर लग जाए तो वह बदन खुद पर कादिर न रह सके, सांप बदन छोड़कर भाग जाए। मैंने ऐसी कुव्वत पहले कभी नहीं देखी। हाँ, कदीम किस्सों में ऐसी कहानियां सुनने को मिल जाती हैं, मगर किसी को यकीन नहीं आता। जिसने आंख से देखा है वो भी हैरान है कि क्या सबूता देवता है, या अगर ऐसा नहीं है तो वो कैसा ख्वाब था सबूता। तेरे बारे में जहाज का हर शख्स सोच रहा है और बेशक तुम इस बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। कोई खास बात नहीं है, बस यूं समझो कि खांडा मेरा महबूब हथियार है। जब वो मेरे हाथ में होता है तो मुझे यकीन होता है कि मेरे सामने के मौजूद लोग जिंदगी से दूर हो चुके हैं। मेरे इस यकीन को कभी शिकस्त नहीं हुई बेशक, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन संगी दीवारों की वो चट्टानें जो कले की शक्ल में थी, जिन्होंने अपनी जगह छोड़कर रास्ता दे दिया था, बिशक ने पूछा। बस इस बारे में तुम यही कह सकते हो कि मेरी जिस्मानी कुव्वतें इन दीवारों से ज्यादा मजबूत थीं। मैंने जवाब दिया, इंसानी अकल से बाहर की बात है सबूता। बिशक ने कहा, अगर तुम इसरार कर रहे हो तो मैं यकीन किए लेता हूं, वरना मैं नहीं मानता। अगर इंसानी अकल जिस्मानी कुव्वत को नहीं मानती बिशक, तो फिर मैं क्या कह सकता हूं? मैंने जवाब दिया, तो मुझे ये नहीं बता सकता सबूता कि तू कौन है? बिशक जिद पर आमादा था। सबूता के अलावा कुछ नहीं हूं बिशक, बाकी तफसील तुम्हें ज़ेवदास से बता सकेगा। मैंने जवाब दिया, और सबूता मेरी मजाल कि तुझसे वो कुछ मालूम करने की कोशिश करूं जो तू नहीं बताना चाहता। बहरहाल सबूता, इससे कथा है नजर कि मेरे आका ज़ेवदास ने मुझे तेरी अतात की हदायत की है। मैं ज़ाती तौर पर भी तुझसे इतना मुतासर हुआ हूं कि अब तेरी अतात मेरी जिंदगी का जुज़ बन गई है। मैं तेरे अहकामात को अपनी खुशबख्ती समझता हूँ। तेरा शुक्रिया बेशक, तो मुझे बर्दाश्त न कर पाएगा। हाँ, कैसी बात की तूने? क्या मैं तेरी दोस्ती के काबिल हूँ सबूता? क्यों, तुम्हें इसमें कोई शक है? बस अजीम सबूता, मैं खुद को तेरे सामने कमतर समझता हूँ, तेरे पाँव की खाक भी नहीं हूँ। अजीम सबूता, कैसे यकीन कर लूँ? ये तेरी गलती है बेशक, मेरा इसमें क्या कसूर? मैंने जवाब दिया और बेशक खामोश हो गया। जहाज के दिन जहाज की रातें खूब से खूब तर होती गईं। मांगा जजीरे से जो सामान हासिल किया गया था वो इतना था कि अब मजीद किसी चीज की जरूरत न थी। बिशक ने बताया था कि 8 चांद और 8 सूरज गुजरने के बाद शिकाया बस्ती का साहिल नजर आने लगेगा, और इस तमाम वक्त के लिए हमारे पास बहुत कुछ बाकी था। किसी चीज की कमी नहीं थी। अलबत्ता मांगा बस्ती की जंग में बिशक के 13 साथी काम आए थे, जिनका सबको अफसोस था, लेकिन ये सोचकर सब खुश थे कि इसके जवाब में जो तबाही फैलाई गई थी उसकी मिसाल मुश्किल ही से मिल सकती है। शुमाना जिंदगी की सारी राहनाइयों के साथ मेरी शरीके सफर थी। दिन की रोशनी समंदर की लहरें गिनती हुई गुजर जाती और रात एक दूसरे की धड़कनें गिनते हुए। यूं सूरज ढलते रहे, चांद निकलते रहे, और फिर जब एक रात की सुबह हुई तो बिशक ने दूर से देखते हुए बताया कि हम शिकाया के साहिल पर पहुंच चुके हैं। शुमाना और मैं इसके नजदीक जा खड़े हुए। बहुत दूर उफ़क़ के करीब शिकाया की भूरी जमीन एक लकीर की मानिंद नजर आ रही थी। धुआं धुआं सा था, लेकिन जो जो हवाएं जहाज को जमीन की तरफ खींच रही थीं, भूरी जमीन वाज़ेह होती जा रही थी। और फिर सूरज ने आधा सफर तय किया तो शिकाया का जजीरा तय हो गया।
साहिल अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सूरज अपने सफर का एक और हिस्सा तय कर ले तो हम साहिल पर होंगे, बिशक ने बताया, और हम सूरज के सफर का जायजा लेने लगे। कभी कभी हमारी निगाहें साहिल की उस जानिब भी उठ जाती थीं जहां अपने अपने कामों में मसरूफ लोग साफ नजर आ रहे थे। कुछ लोगों को जहाज के साहिल तक पहुंचने का इंतजार था और ये वो थे जो ज़ेवदास के वफादार थे, जिन्होंने साहिल पर हमारा पुरजोश इस्तकबाल किया। तो मैंने महसूस किया प्रोफेसर के यहाँ जरदरुओं की तादाद न होने के बराबर है। ये तो नामुमकिन था कि वो खास तादाद में यहाँ मौजूद ना हो। इस सिलसिले में सिकाई का हवाला दिया जा सकता था। तुम जानते हो प्रोफेसर, सिकाई बस्ती में अलबत्ता जरदरुओं को वो जोर हासिल न था जो मांगा में, और यही कैफियत शिकाया की भी हो सकती थी। जाहिर या फोमा का दारुल हुकूमत था, बिलाशुबा शबाला यहाँ हुक्मरान था, लेकिन मकामी बाशिंदों का जोर यहाँ जरूरत से ज्यादा था और शबाला अपनी हुकूमत नहायत एहतियात से चला रहा था। और अगर जरदरू यहाँ होते तो शबाला के नजदीक या फिर दूर दराज के इन इलाकों में जहां से वो बस्ती वालों पर भरपूर निगाह रख सकते थे और अपनी शैतानी कार्रवाइयां अंजाम दे सकते थे। ज़ेवदास के वफादारों ने किश्तियां पानी में डाल दी और बर्क रफ्तारी से खींचते हुए जहाज के करीब आ गए। फिर वो जहाज पर चढ़ाए और बिशक से मुआनका करके ज़ेवदास की खैरियत पूछने लगे। बिशक इनके सवालों के जवाब देता रहा। उसने ये भी बताया कि ज़ेवदास खैरियत से है, लेकिन वो इस जहाज पर हमारे साथ नहीं आया। इस पर ज़ेवदास के चाहने वालों ने यह भी पूछा कि आखिर वो क्यों नहीं आया। इस पर बिशक ने जवाब दिया कि इसका ख्याल है कि वो कुछ अरसा मुख्तलिफ जगहों की सैर कर लेगा और फिर इसके बाद यही जहाज उसे लेने के लिए वापस आएगा। ज़ेवदास के आदमी मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गए। दरअसल बिशक ज़ेवदास का एक मोतमद था जिस पर ज़ेवदास खुद भी बेपनाह एतमाद करता था, और शायद ज़ेवदास के आदमी भी इस पर एतमाद रखते थे कि किसी ने इससे कोई मुश्तबा सवाल न किया। जहाज साहिल के एक मखसूस हिस्से तक पहुंचाया गया जहां लंगर डालकर इसे खड़ा कर दिया गया। फिर लकड़ी के बने हुए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से मुंसलिक कर दिया गया। तब जहाज के तमाम लोग नीचे उतर आए और जहाज खाली किया जाने लगा। हुकूमत के नुमाइंदे भी जहाज के करीब आ गए थे। इनमें मकामी लोग भी थे, लेकिन इनमें इक्का दुक्का जरदरू भी नजर आ रहे थे जो यकीनन अफसर थे और आने वाले जहाज के निगरान भी। इन्होंने सामान पर एक निगाह डाली, लेकिन किसी किस्म का तारुज नहीं किया और ना ही ऐसी कोई बात की जिसका किसी को जवाब देना पड़ता। बिशक अपने आदमियों को हदायत देता रहा। फिर मेरे करीब पहुंचकर बोला, सबूता, मेरी जिम्मेदारियां जो जहाज पर थीं अब खत्म हो चुकी हैं। आपने आका की हदायत के मुताबिक तेरी मेजबानी की इज्जत मुझे हासिल है और सबूता, तू इस इज्जत को बढ़ा और मेरे साथ चल। ठीक है बिशक, मैं तेरे साथ चल रहा हूं, मैंने जवाब दिया और बिशक मुझे और शुमाना को लेकर चल पड़ा। कालबन ज़ेवदास ने उसे मेरे क़याम गाह के बारे में हदायत दी थी। शिकाया बस्ती दरअसल दारुल हुकूमत कहलाने की मुस्तहिक थी। यहाँ की आबादी नहायत तरतीब से कायम की गई थी और नहायत ही नफासत से रहती थी। मकानात तरतीब से बनाए गए थे। सड़कें, गलियां, बाजार सब कुछ एक मखसूस अंदाज में फैले हुए थे। मकानात साफ सुथरे थे और इस बस्ती की नुमाया खसूसियत यहाँ की सफाई सुथराई थी। जिस मकान में मुझे और शुमाना को पहुंचाया गया वो खासा खुशनुमा और कुशादा था। हमें आरामगाह दिखा दी गई। यहाँ जरूरत की हर शय मौजूद थी। बिशक ने चंद आदमियों को मेरे सामने ला खड़ा किया और उन्हें हदायत दी कि मेरी जरूरत इस तरह पूरी की जाए जिस तरह सरदार ज़ेवदास की जरूरत हो। इसके बाद उसने कहा, सबूता, तू यहाँ आराम कर और मुझे इजाजत दे कि मैं अपने अहले खानदान से जाकर मुलाकात करूं। बहुत जल्द मैं तेरी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तेरे लिए जरूरी है कि तू मुझे अपनी जरूरत से आगाह करता रहे और मैं जिस लायक भी हूं तेरे लिए हाजिर हूं। ठीक है बिशक, तुम अपने अहले खानदान में जाओ, आराम करो। आज का दिन हम कुछ नहीं करेंगे, रात भी आराम करेंगे। कल दोपहर तक तुम्हें मेरी तरफ से इजाजत है। दोपहर के बाद यहाँ आ जाना, कुछ बातें करेंगे और अगर मुमकिन हो सका तो शिकाया की सैर भी। मैं हाजिर खिदमत हो जाऊंगा सबूता, लेकिन क्या शिकाया की सैर के लिए घोड़ों का इंतजाम कर लूं? बिशक ने पूछा। अगर मुमकिन हो सके तो बेहतर है। हाँ, एक बात तो बताओ, मैंने बिशक से कहा और वो हमा तनगोश हो गया। क्या शिकाया में अजनबियों पर खास तवज्जो दी जाती है? नहीं सबूता, इस पूरे इलाके की बस्तियों के लोग शिकाया आते जाते रहते हैं। अजनबी लोग भी यहाँ आते हैं और अजनबी जहाज भी, और इन जहाजों से उतरने वालों पर कोई खास निगाह नहीं रखी जाती। कम अज कम मकामी लोग इनका जायजा नहीं लेते। खास दर्दरुओं के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अजनबी शक्लें यहाँ किसी के लिए हैरानी का बायस नहीं होती, क्योंकि अजनबी बस्तियों के लोग जिनका ताल्लुक बहरहाल इसी इलाके से होता है और फोमा इनका सरदार भी कहलाता है, वो यहाँ आते जाते रहते हैं। तुम देखोगे कि अगर तुम्हारी अनोखी शख्सियत ने किसी को तुम्हारी तरफ मुतवज्जा किया तो दूसरी बात है, वरना आम तौर से लोग तुम्हें हैरत से नहीं देखेंगे। हाँ, बाहर का मेहमान जरूर समझेंगे। वाह, ये तो खुशी की बात है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मैंने बिशक को जाने की इजाजत दी। बिशक के चले जाने के बाद मैंने अपनी आरामगाह का जायजा लिया और शुमाना से मुखातिब होकर बोला, आरामगाह के बारे में क्या ख्याल है शुमाना? बहुत खूबसूरत है, बहुत ही हसीन, लेकिन सबूता तुम्हारी गैर मौजूदगी में कुछ नहीं। शुमाना आंखों में ढेरों प्यार सजा कर बोली, और शुमाना तुम बहुत अच्छी बातें करती हो, बहुत ही अच्छी। सबूता एक जमाना था जब मैं बहुत बुरी बातें करती थी, बहुत ही बुरी। क्या तुम्हें याद है
हाँ लेकिन वो वक्त गुजर चुका है शुमाना, मैं मुस्कुराते हुए बोला। क्या तुम्हें मेरी वो बातें याद नहीं आती सबूता? शुमाना ने मुस्कुरा कर पूछा और मैंने एक जबरदस्त कहकर लगाया, नहीं शुमाना, कभी नहीं। मैंने शुमाना की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। शुमाना मेरी जानिब झुकाई थी। मैंने शुमाना के नर्म होंठों की हलावत को अपने होंठों में जज्ब कर लिया। बिशक की हदायत के मुताबिक उसके खादिम हमारी भरपूर खातिर मदारत कर रहे थे। चाहे हदायत भी बिशक ने की थी कि हमें उम्दा लिबास भी मुहैया किया जाए, क्योंकि कई लिबास मेरे और शुमाना के लिए मौजूद थे और उसके अलावा हमारे लिए ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। उस शाम हमने मकान से निकलने की कोई कोशिश नहीं की और ना ही खुदाम से ज़रूरत से ज़्यादा गुफ्तगू की गई। दूसरे दिन बिशक हस्बे वादा हासिल हो गया। ये शख्स अब ज़ाती तौर पर भी मुझसे मुतासिर था। बात सिर्फ इसके आका की हदायत की नहीं थी, बल्कि अब वो खुद भी मेरी बात में मुकम्मल तौर से दिलचस्पी रखता था।